मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सिद्धांत 1, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए। आपको निजी तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप हालात, मौसम या हवा का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। जिम रॉन, अमेरिकी व्यावसायिक जगत के सबसे जाने माने विचारक। अमेरिकी संस्कृति की सबसे गहरी पेड़ धारणाओं में से यह एक है कि हम एक शानदार जिंदगी के हकदार हैं, महज इसलिए कि हम जीवित हैं। किसी न किसी तरह कहीं कोई निश्चय ही हम नहीं। हमारी जिम्मेदारियों को लगातार खुशियों, उत्तेजक व्यावसायिक विकल्पों, परिवार को बढ़ाने के मौक़ों और आनंद भरे व्यक्तिगत संबंधों से लबालब भर देने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन असलियत, और वह एक सबक भी जिस पर यह किताब टिकी हुई है, यह है कि जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, और वह आदमी आप खुद हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस सब के लिए 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो आप अपनी जिम्मेदारी में अनुभव करते हैं। इसमें आपकी उपलब्धियों का स्तर, वह नतीजे जो आप अपने कदमों से निकलते हैं, और आपके रिश्तों की अच्छाई बुराई, आपकी सेहत और शारीरिक क्षमता की दशा, आपकी आमदनी, आपके कर्ज और उधार, आपकी भावनाएं, सब कुछ शामिल हैं। यह काम आसान नहीं है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की बनावट ही ऐसी हुई है कि हमें अपनी ज़िंदगी के जो हिस्से अच्छे नहीं लगते उनके लिए हम अपने बाहर के किसी कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम अपने माता पिता, अपने अफसरों, अपने दोस्तों, मीडिया, अपने साथ काम करने वालों, अपने ग्राहकों, अपने जीवन साथियों, मौसम के उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था, अपनी कुंडली, अपने पैसों के अभाव, जिसको भी ठहरा सकते हैं दोषी ठहराते हैं। यानी हम कभी वहाँ नज़र नहीं डालना चाहते जहाँ समस्या की जड़ है, यानी खुद अपने ऊपर। एक बहुत मज़ेदार किस्सा उस आदमी के बारे में है जो एक रात बाहर टहलते हुए एक और आदमी को देखता है जो सड़क किनारे रोशनी के खंभे के नीचे घुटना टेक कर कुछ खोज रहा था। राह चलता आदमी उस आदमी से पूछता है कि वह क्या खोज रहा है। वह आदमी जवाब देता है कि वह अपनी गुम हुई चाबी खोज रहा है। राहगीर उसकी मदद की बात कहता है और खुद भी घुटनों के बल बैठकर चाबी खोजने में जुट जाता है। 1 घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद वह कहता है, हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया और वह हमें नहीं मिली। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने उसे यहीं खोया था? दूसरा आदमी जवाब देता है, नहीं, गुम तो वह घर के अंदर हुई थी, लेकिन सड़क किनारे इस खंभे के नीचे ज़्यादा रोशनी है। अब वक्त आ गया है कि आप इस बात को अपने बाहर खोजना बंद कर दें कि जिस तरह की ज़िंदगी और नतीजे आप बनाना चाहते हैं वह क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि दरअसल आप ही हैं जो उस ज़िंदगी की सूरत और सीरत बनाते हैं जो आप जीते हैं, और वे नतीजे पैदा करते हैं जो आपके सामने आए होते हैं। सिर्फ आप और कोई नहीं। ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिन्हें आप अपने लिए सबसे ज़रूरी समझते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे कम से काम नहीं चलेगा। हर चीज़ के लिए 100% जिम्मेदारी। जैसा मैंने भूमिका में बताया, 1969 में स्कूल से बाहर आने के महज 1 साल बाद मुझे डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अपने बल पर करोड़पति बने थे और उस समय उनके पास $60 करोड़ की मिल्कियत थी। और ये बात 1990 के दशक से बहुत पहले की थी, जब ये सारे इंटरनेट वाले करोड़पति अवतरित नहीं हुए थे। स्टोन अमेरिका के अग्रणी सफलता गुरु भी थे। वह सक्सेस मैगजीन के प्रकाशक, द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स के लेखक और नेपोलियन हिल के साथ सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के सह लेखक भी थे। जब मैं अपने पहले हफ्ते के दीक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर रहा था, मिस्टर स्टोन ने मुझसे पूछा, क्या मैं अपने ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेता हूँ? मेरा तो यही ख्याल है, मैंने जवाब दिया। यह हाँ या ना का सवाल है नौजवान, या तो तुम लेते हो या नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल है, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के किन्हीं हालात के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराया है? क्या तुमने कभी किसी चीज़ के बारे में शिकवा शिकायत की है? हाँ, मेरा ख्याल है किया है। ख्याल व्याल छोड़ो, सोचो। हाँ, मैंने शिकायत की है। ठीक है, तब सुनो। इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी नहीं लेते। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि तुम स्वीकार करते हो कि तुमने वह सब कुछ खुद रचा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि तुम अपने सारे अनुभवों के कारक हो। अगर तुम सचमुच सफल होना चाहते हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते हो, तब तुम्हें दूसरों को दोषी ठहराना और अपनी शिकायत करना छोड़ना ही होगा।
और अपनी ज़िंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसका मतलब है कि सभी नतीजों, तुम्हारी सफलताएं और तुम्हारी नाकामियां दोनों की जीवन में सफलता पाने की यह बुनियादी शर्त है। यह स्वीकार कर करके ही कि अब तक तुमने ही सब कुछ रचा है, तुम उस भविष्य को रचने की दिशा में बढ़ सकते हो जिसे तुम चाहते हो। देखो जैक, अगर तुम्हें यह आभास हो जाए कि तुम ही ने अपनी मौजूदा हालत बनाए हैं, तभी तुम उसे उलट सकते हो और दोबारा अपनी इच्छानुसार फिर से बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मैं समझ रहा हूँ। क्या तुम अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ और मैंने ऐसा ही किया। आपको अपने सारे बहाने त्याग देने हैं। सभी नाकामियों का 99% हिस्सा उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के आदी हैं। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, मूंगफली के 325 उपयोग खोजने वाले रसायन शास्त्री। अगर आप अपने सपनों की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसका मतलब है अपनी सारी बहानेबाजी, परिस्थितियों या लोगों का शिकार होने के सारे किस्से, वे सारे कारण कि आप क्यों नहीं कर सकते या अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं, और बाहरी कारणों और परिस्थितियों पर दोष मढ़ने की आदत छोड़ देना होगा। आपको यह सब हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। आपको यह रवैया अपनाना है कि आपके पास हमेशा वह शक्ति थी कि दूसरे ढंग से काम करें और नतीजे हासिल करें, सब कुछ सही सही करें, जिस परिणाम की इच्छा हो उस तक पहुँचें, उसे अर्जित करें। आपने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। कारण जो भी रहा हो, जानकारी का नहीं होना, जागरूकता का अभाव, भय, हमेशा सही होने की ज़रूरत, खतरों से बचकर चलने की भावना, कौन जानता है ऐसा क्यों हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो ज़रूरी है वह यह है कि इस मुकाम से आगे आप खुद चुनते हैं। हाँ, सही बात है, यह चुनाव का मामला है। आप इस तरह कामकाज करने का चुनाव करते हैं, बस इतने भर की ही ज़रूरत है। इस तरह काम काज करना, मानो आप उस सब के लिए 100% जिम्मेदार हैं जो आपके साथ होता है या नहीं होता। अगर कोई बात पहले से तय किए गए ढंग से नहीं होती तो आप खुद से पूछेंगे, मैंने इसे कैसे रचा? क्या सोच रहा था मैं? कैसे मैंने विश्वास किया? किन बातों पर भरोसा किया? मैंने क्या कहा या नहीं कहा? यह नतीजा क्या करने या ना करने की वजह से हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया कि दूसरे आदमी ने ऐसा कदम उठाया? जो नतीजा मुझे चाहिए उसे हासिल करने के लिए मुझे अगली बार क्या करना या नहीं करना चाहिए? मिस्टर स्टोन से मिलने के कुछ साल बाद लॉस एंजलिस में एक मनोचिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट रेज़निक ने मुझे बेहद सरल, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला सिखाया, जिसने 100% जिम्मेदारी के इस विचार को मेरे सामने और भी साफ कर दिया। फार्मूला यह है, घ प्लस प्रा बराबर पा, मतलब घटना प्लस प्रतिक्रिया बराबर परिणाम। बुनियादी विचार यह है कि ज़िंदगी में आप जिस भी नतीजे के रूबरू होते हैं, चाहे वह कामयाबी हो या नाकामी, दौलत हो या गरीबी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, निकटता हो या जुदाई, खुशी या घटना हो, इस बात पर निर्भर करता है कि पहले की किसी घटना या घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या या कैसी रही। अगर आपको वे नतीजे पसंद नहीं हैं जो मौजूदा वक्त में आपके पल्ले पड़ रहे हैं, तो आप 2 बुनियादी विकल्पों में से किसी एक को आजमा सकते हैं। पहला, आप घटना घा को परिणामों पा के अभाव के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप अर्थव्यवस्था, मौसम, पैसे के अभाव, अपनी शिक्षा की कमी, नस्लवाद, लिंग भेद, मौजूदा प्रशासन, अपनी पत्नी या पति, अपने बॉस के रवैये, समर्थन के अभाव, राजनीतिक फिजा, मौजूदा तंत्र का अभाव आदि को दोषी ठहरा सकते हैं। अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो संभव है कि आप अपने खेल के दौरान उपकरणों या उस मैदान को जहां आप खेल रहे हैं दोषी ठहराया हो। बेशक ये सारी बातें मौजूद होती हैं, लेकिन अगर यही परिणाम को तय करने वाले मुख्य कारण होते तो कभी कोई कामयाब नहीं हो पाता। जैकी रॉबिन्सन ने कभी बेसबॉल के राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा न लिया होता। सिडनी पॉइटियर और डेंजिल वाशिंगटन कभी फिल्म अभिनेता न बने होते। डॉइन फाइनस्टाइन और बारबरा बॉक्सर कभी अमेरिकी सांसद न बनी होती। एरिन ब्रोकोविच ने कभी हिंकली कैलिफोर्निया में पानी के प्रदूषण की खोज न निकाला होता। बिल गेट्स कभी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना ना कर पाते और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स नामक कंपनी ना शुरू की होती। कोई चीज़ क्यों संभव नहीं है, इसके हर कारण के साथ सैकड़ों ऐसे लोग भी नजर आते हैं जिन्होंने इन्हीं परिस्थितियों का सामना किया और सफल हुए। ढेरों लोगों ने इन कथित सीमाओं को जीता है, इसलिए यह तो संभव नहीं है कि ये सीमाएं आपको रोक रही हैं। ये बाहरी कारण नहीं है जो आपको रोकते हैं, बल्कि आप खुद हैं। हम खुद स्वयं को रोकते हैं।
हम ऐसे विचारों में डूबे रहते हैं जो हमारे सामने सीमाएं खड़ी करते हैं और हम खुद को पराजित करने वाला व्यवहार करते हैं। हम अपनी आत्मविनाशकारी आदतों जैसे शराब और सिगरेट को बेतुके तर्कों से सही ठहराते हैं या उनका बचाव करते हैं। हम उपयोगी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हैं, लगातार खुद को शिक्षित करने में विफल रहते हैं, नए कौशल सीखने में कोताही बरतते हैं, फालतू की गपशप में जुटे रहते हैं, अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते हैं, कसरत करने से गुरेज करते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, भविष्य के लिए निवेश नहीं करते, जरूरी संघर्ष से कतराते हैं, सच बोलने से कन्नी काटते हैं, जो हम चाहते हैं उसकी फरमाइश नहीं करते और फिर हम अचरज से भर कर सोचते हैं कि आखिर हमारी जिंदगियां बेहतर क्यों नहीं, वह इतनी गड़बड़ क्यों है। लेकिन दिलचस्प बात है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हर चीज़ जो उनके मनमाफिक नहीं होती उसका दोष वे बाहरी घटनाओं और हालात पर मढ़ देते हैं। हर चीज़ के लिए उनके पास एक बहाना होता है। दूसरा, इसके बदले आप घटनाओं चीज़ें जैसी हैं पर अपने प्रतिक्रियाओं प्राक को बदल सकते हैं जब तक कि वे परिणाम पा ना मिल जाएं। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, संचार संपर्क बदल सकते हैं, अपने दिमाग में आपने जो तस्वीरें बना रखी हैं अपनी और सारी दुनिया की छवियां, और आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यानी जो कुछ भी आप करते हैं हर हाल में यही है कि जिस पर आपका कुछ नियंत्रण है। बदकिस्मती से हम में से अधिकांश अपनी आदतों के इस तरह गुलाम होते हैं कि हम कभी अपना व्यवहार नहीं बदलते। हम पहले से तयशुदा प्रतिक्रियाओं अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति और सामान्य रूप से सारी दुनिया के प्रति फंसे रह जाते हैं। हम तयशुदा प्रतिक्रियाओं के समूह हैं जो हमारी नियंत्रण से परे सक्रिय रहती है। आपको अपने विचारों, अपनी छवियों, अपने सपनों और दीवा सपनों पर दोबारा काबू पाना है। जो भी आप सोचते, कहते और करते हैं वह जाना समझा होना चाहिए और आपके उद्देश्य, आपके मूल्यों और आप में लक्ष्यों से उसका तालमेल बैठना चाहिए। अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी प्रतिक्रियाएं बदलें। आइए देखें कि यह बात कैसे काम करती है। कुछ नमूनों पर गौर करें। क्या आपको 1994 का नॉर्थरिज भूकंप याद है? खैर, मुझे याद है। मैं लॉस एंजलिस में था और उस पूरे दौरान वहीं रहा जब भूकंप आया था। 2 दिन बाद मैंने CNN के पत्रकार को लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करते देखा जब वे काम पर जा रहे थे। भूकंप ने शहर की ओर जाने वाले एक प्रमुख राजमार्ग को नुकसान पहुंचाया था। ट्रैफिक थमा हुआ था और जो फासला आमतौर पर कार से 1 घंटे में तय किया जाता उसे तय करने में 2 से 3 घंटे लग रहे थे। CNN के संवाददाता ने ट्रैफिक में फंसी एक कार की खिड़की के शीशे पर दस्तक दी और चालक से पूछा वह कैसा महसूस कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया में नाराजगी थी। मुझे कैलिफोर्निया से नफरत है। पहले यहाँ जगह जगह आग लगी, फिर बाढ़ आई और अब भूचाल। चाहे मैं सुबह कितनी ही जल्दी निकलूं, मैं काम पर देर से ही पहुंचूंगा। मुझे इस पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद संवाददाता ने उसके पीछे वाली कार की खिड़की का शीशा खटखटाया और दूसरे चालक से वही सवाल पूछा। इस चालक के चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है, मैं अपने घर से सवेरे 5 बजे चला था। मेरा ख्याल है इस हालात में मेरा बॉस इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे पास संगीत के ढेर सारे कैसेट हैं और साथ ही स्पेनिश भाषा सिखाने वाला टेप भी। मेरा सेल फोन भी मेरे पास है और थर्मस में काफ़ी भी। मैं अपना लंच भी साथ लाया हूँ और पढ़ने के लिए किताब भी। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक हूँ। अब देखिए कि अगर भूकंप या ट्रैफिक सचमुच फैसला करने वाले कारण होते तो हर एक को नाराज होना चाहिए था, लेकिन सब तो नाराज नहीं थे। यह तो ट्रैफिक के बारे में उसकी निजी प्रतिक्रिया थी जिसने उसका खास परिणाम पैदा किया था। फर्क निराशावादी विचारों से या नकारात्मक विचारों से पड़ा था, या फिर घर से तैयार होकर चलने या बिना तैयार होकर चलने से पड़ा था। मामला कुल मिलाकर रवैये और व्यवहार का था जिसने उनके बिल्कुल अलग अलग अनुभवों को जन्म दिया। मैंने सुना है कि मंदी आने वाली है। मैंने हिस्सा ना लेने का फैसला किया। मेरे एक दोस्त के पास दक्षिणी कैलिफोर्निया में लेक्सस कारों की डीलरशिप है। जब वह खाड़ी युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने लेक्सस या लेक्सी जैसा कि सभी हार्वर्ड ग्रेजुएट और लैटिन भाषा सीखने वाले छात्र वहां कहते थे खरीदने के लिए आना बंद कर दिया। मेरे दोस्त को मालूम था कि अगर उन्होंने इस घटना घाह के सिलसिले में अपनी प्रतिक्रिया प्राण नहीं बदली तो वे धीरे धीरे धंधे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो शोरूम में
आ ही नहीं रहे थे। उनकी सामान्य प्रतिक्रियाएं अखबारों और रेडियो में विज्ञापन देते रहने की होती और फिर लोगों के आने का इंतजार करने की। लेकिन यह जुगत काम नहीं कर रही थी। जो परिणाम उनके सामने आ रहा था वह बिक्री में उत्तरोत्तर कमी। लिहाजा उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें आजमाई। जिस हिकमत ने काम किया वह थी नई कारों के समूह को वहां ले जाना जहां अमीर ग्राहक मिल सकते थे। क्लब, शॉपिंग केंद्र, पोलो के मैदान और बेवर्ली हिल्स और वेस्टलेक विलेज में चल रही पार्टियों में, और फिर उन लोगों को नई लेक्सस गाड़ी को चलाकर देखने के लिए आमंत्रित करना। अब जरा सोचिए, क्या आप कभी एक नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के बाद अपनी पुरानी कार में बैठे हैं? याद कीजिए आपको असंतोष का कैसा अनुभव था जब आपने अपनी पुरानी गाड़ी की तुलना उस नई गाड़ी से की जिसे आप ठीक उसी वक्त चला कर आए थे। उस समय तक आपकी पुरानी कार एकदम ठीक थी, लेकिन अचानक आपको पता चला कि उससे भी बेहतर कुछ है और आपके मन में उसे हासिल करने की इच्छा जगी। यही लोगों के साथ हुआ। नई लेक्सस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के बाद उनमें बहुत से लोगों ने नई लेक्सस गाड़ी खरीदी या किस्तों पर ले ली। मेरे मित्र ने, जिसके पास लेक्सस कार की डीलरशिप थी, एक अनपेक्षित घटना यानी युद्ध के सिलसिले में अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। तब उन्हें अपने अच्छानुसार परिणाम यानी बढ़ी हुई बिक्री प्राप्त नहीं हुआ। सच तो यह है कि वह युद्ध के प्रारंभ होने के पहले हर हफ्ते जितनी कार बेचते थे उससे ज़्यादा बेचने लगे। जो कुछ आप आज अनुभव करते हैं वह अतीत में किए गए चुनावों का परिणाम है। जिंदगी में जो कुछ आप भी अनुभव करते हैं, अंदरूनी और बाहरी दोनों तौर पर, वह इस बात का नतीजा है कि पहले हुई किसी घटना के सिलसिले में आपकी प्रतिक्रिया क्या रही। घटना: आपको $400 बोनस दिया जाता है। प्रतिक्रिया: आप उसे एक रात की तफरीह पार्टी में खर्च कर देते हैं। परिणाम: आप ठन ठन गोपाल रह जाते हैं। घटना: आपको $400 बोनस दिया जाता है। प्रतिक्रिया: आप उसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। परिणाम: आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाती है। अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीज़ों पर आपका नियंत्रण होता है: जो आप सोचते हैं, जिन छवियों की आप कल्पना करते हैं और जो कदम आप उठाते हैं, यानी आपका व्यवहार। आप इन 3 चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं यह आपके तमाम अनुभवों को तय करता है। अगर आपको वह सब पसंद नहीं जो आप रच रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी चाहिए। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलिए। आपके दीवा स्वप्नों को बदलिए। अपनी आदतों को बदलिए। जो आप पढ़ते हैं उसे बदलिए। दोस्तों को बदलिए। बात करने के तरीके को बदलिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। 12 कदमों में परिणाम उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम जैसे अल्कोहलिक एनालिसिस विचित्रता की परिभाषा कुछ इस तरह करते हैं: वही व्यवहार करते हुए अलग चीज़ों की उम्मीद करना ऐसा नहीं होगा। अगर आप शराबी हैं तो आप पीना जारी रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाली। इसी तरह अगर आप मौजूदा व्यवहार जारी रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाली, वह वैसी की वैसी ही रहेगी। जिस दिन आप प्रतिक्रियाओं को बदल देंगे उसी दिन आपकी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर जो आप अभी कर रहे हैं वह उस अधिक और बेहतर को हासिल करा पाता जो आप अपनी ज़िंदगी में खोज रहे हैं, तो वह अब तक नज़र आ गया होता। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो आपको कुछ भिन्न करना ही होगा। आपको दोष मढ़ना त्यागना होगा। तमाम इल्ज़ाम देना वक्त जाया करता है। चाहे आप दूसरे में कितना ही दोष खोज निकालें और चाहे उसे कितना ही दोषी ठहराएं, इससे आप नहीं बदलने वाले। वेन डायर, हाउ टू गेट व्हाट यू रियली 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 वांट के सह लेखक। जब तक आप किसी व्यक्ति या चीज़ को अपनी सफलता के अभाव के लिए दोषी ठहराना जारी रखेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप विजेताओं में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सच में स्वीकार करना होगा कि आप ही वे थे जिसने वे कदम उठाए, वे बातें सोची, वे भावनाएं महसूस की और वे रास्ते चुने जो आपको वहां ले आए जहां आप आज हैं। ये आप ही थे। जंक फूड खाने वाले आप ही थे। ना नहीं कहने वाले आप ही थे। नौकरी करने वाले आप ही थे। नौकरी में जमे रहने वाले आप ही थे। आप ही थे जिन्होंने फैसला किया कि लोगों का विश्वास करेंगे। अपने सहज ज्ञान को नज़रअंदाज करने वाले आप ही थे। आप ही थे जिसने अपने सपने का परित्याग कर दिया।
आप ही थे जिसने वह खरीदा, आप ही थे जिसने उसकी परवाह नहीं की, आपने ही फैसला लिया कि आप अकेले चलेंगे, आपने ही उस व्यक्ति का भरोसा किया, आपने ही बुराई को हाँ कहा। संक्षेप में, आपने ही उन विचारों को सोचा, भावनाओं को महसूस किया, रास्ता चुना शब्द कहे, और इसलिए आप वहीं हैं जहां आप अभी मौजूद हैं। आपको शिकायत करना छोड़ देना होगा। जो आदमी इस बात की शिकायत करता है कि गेंद किस तरह टप्पे खा रही है, बहुत करके वही आदमी होता है जिसने उसे हाथ से गिरा दिया होता है। ल्यू होल्ड्स, NCAA के इतिहास के एकमात्र कोच जिन्होंने 6 कॉलेज टीमों का बोल गेम्स में प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय चैंपियनशिप और कोच ऑफ द ईयर सम्मान के विजेता। आइए एक पल रुककर सचमुच शिकायत करने के बारे में गौर करें। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते समय आपको यह जरूर यकीन होगा कि उससे बेहतर कुछ जरूर मौजूद है, इससे बेहतर कुछ जरूर मौजूद है। आपके पास किसी चीज़ का संदर्भ होगा ही जिससे आप पसंद करते हैं और आप जिसे रचने या बनाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते। आइए जरा इसे नज़दीक से परखें। अगर आपको विश्वास न होता कि बेहतर संभव है, ज़्यादा पैसा, बड़ा घर, अधिक संतोषजनक नौकरी, ज़्यादा मजा और अधिक प्रेम करने वाला जीवन साथी, तो आप शिकायत ना कर पाते। लिहाजा आपके पास इस बेहतर चीज़ की छवि है जो आप जानते हैं कि आप उसे हासिल करना पसंद करेंगे, लेकिन आप वे सारे जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं जो उसे रचने या बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अब जरा सोचिए, लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कभी को गुरुत्वाकर्षण के बारे में शिकायत करते सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने किसी बुजुर्गवार को, जिसकी उम्र की वजह से दो कमर झुक गई है, सड़क पर जाते हुए गुरुत्वाकर्षण की शिकायत करते हुए सुना है? निश्चय ही नहीं सुना होगा। मगर क्यों नहीं? अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो लोग सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे न चले आते, हवाई जहाज आसमान से गिर न पड़ते और हमारे हाथ से गिरकर कोई तस्तरी भी न टूटती। लेकिन कोई इसके बारे में शिकायत नहीं करता। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बस मौजूद है और चूंकि कोई भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे स्वीकार करके छुट्टी पा लेते हैं। सच तो यह है क्योंकि वह है, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पहाड़ों में नालियाँ बनाते हैं जो पानी को हम तक ले आती है, और हम गंदे पानी को बहाने के लिए मोरियाँ बनाते हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि गुरुत्वाकर्षण के खिलवाड़ भी करते हैं, उससे मौज मजा भी करते हैं। लगभग हर खेल जो हम खेलते हैं उसका सरोकार गुरुत्वाकर्षण से होता है। हम बर्फ पर स्की करते हैं, आसमान से स्काई ड्राइव करते हैं, ऊंची कूद में हिस्सा लेते हैं, चक्का और भाला फेंकते हैं, बास्केटबॉल और गोल्फ खेलते हैं। इन सब में गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती है। जिन परिस्थितियों के बारे में आप शिकायत करते हैं वे आपकी प्रकृति के हिसाब से ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें ना बदलने का फैसला लिया होता है। आप एक बेहतर नौकरी पा सकते हैं, ज़्यादा प्रेम करने वाला साथी खोज सकते हैं और अधिक पैसे कमा सकते हैं, बेहतर घर में रह सकते हैं, उम्दा पड़ोस वाले मोहल्ले में जाकर बस सकते हैं और अधिक सोच समझकर भोजन कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बदलना होगा। अगर आप उस फेहरिस्त का हवाला लें जो इस किताब में पहले ही से दी गई है, तो आप अधिक स्वास्थ्यकर भोजन बनाना सीख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के दबाव का सामना करने पर ना कह सकते हैं, जरूरी इस्तीफा देकर बेहतर नौकरी खोज सकते हैं, परिश्रम और उद्योग करने के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने सहज बोध पर भरोसा कर सकते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अपने सामान की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, दूसरों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे आपकी सहायता करें, आत्मविकास का कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं, कुत्तों को बेच या दूर कर सकते हैं। लेकिन आप ये सारे काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? इसलिए कि इसके साथ जोखिम जुड़ा है। आपको बेरोजगार होने, अकेले पड़ जाने या दूसरों के हंसी मजाक का निशाना बनने या फिर दूसरों के द्वारा आगे जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। आप नाकामी, संघर्ष, मतभेद या गलत होने के जोखिम से रूबरू हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी माँ, आपके पड़ोसी, आपका जीवन साथी आपके फैसलों को मंजूर ना करे। परिवर्तन घटित करने में कोशिश, पैसे और समय की जरूरत पड़ सकती है। वह काम असुविधाजनक, कठिन या भ्रमित कर देने वाला हो सकता है, और इसलिए इन असुविधाजनक भावनाओं और अनुभवों का जोखिम उठाने से कतराते हुए आप जस के तस बने रहते हैं और उसके बारे में भुनभुनाते हैं, शिकायतें करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा,
शिकायत करने का मतलब है कि आपके पास बेहतर का एक संदर्भ है जो आप हासिल करना पसंद करेंगे, मगर जिसे रचने, बनाने या हासिल करने का जोखिम उठाने के लिए आप में इच्छा नहीं है। ऐसी हालत में या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप जहां हैं वहीं बने रहने का चुनाव कर सकते हैं और अपने चुनाव की जिम्मेदारी कबूल लीजिए। शिकायत करना बंद कीजिए या जैसी ज़िंदगी आप अपने लिए चाहते हैं ठीक वैसी ज़िंदगी बनाने का जोखिम उठाइए। अगर आप जहां हैं वहां से उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचने की इच्छा आपके अंदर है, तो निश्चय ही आपको वह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। लिहाजा शिकायत का दफ्तर बंद करने और शिकायती टट्टुओं के साथ समय बिताना बंद करने का फैसला कीजिए और सपनों की ज़िंदगी को साकार करने का काम चालू कीजिए। आप गलत आदमी से शिकायत कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि लोग लगभग हमेशा गलत लोगों से शिकायत करते हैं, उन लोगों से जो उसकी शिकायत के बारे में कुछ नहीं कर सकते। वे काम पर जाते हैं और अपनी पति या पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करना आसान है, उसमें जोखिम कम है। अपनी पति या पत्नी से यह कहने के लिए साहस की जरूरत होगी कि घरेलू मोर्चे पर जो हालात हैं उनसे आप खुश नहीं हैं। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कहने में हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। अपने बॉस से यह कहने में भी साहस चाहिए कि काम की योजना इस तरह बनाएं कि आपको हर बार साप्ताहिक अवकाश के दिन भी काम निपटाने के लिए दफ्तर जाना ना पड़े। लेकिन सिर्फ आपका बॉस ही इन गड़बड़ी को ठीक कर सकता है, आपकी पत्नी या पति नहीं। शिकायत करने की बजाय अनुरोध करना और ऐसे कदम उठाना सीखिए जो आपके चाहे हुए नतीजे को हासिल करा सकें। सफल लोग ऐसा ही करते हैं, यही तरीका है जो काम करता है। अगर आप अपने को ऐसी स्थिति में पाएं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप या तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं या फिर उसे छोड़कर अलग हट जाएं। उसे बदलने के लिए कुछ करें या दफ़ा हो जाएं। संबंध सुधारने के लिए कोशिश करें या तलाक ले लें। काम के हालात ठीक करने के लिए प्रयास करें या नई नौकरी खोज लें। जैसा कि पुरानी कहावत में कहा गया है, वहाँ शिकायत करते बैठे रहे मत रहो, कुछ करो। और याद रखिए कि यह आप पर मुनस्सर है कि तब्दीली लाएं, कुछ अलग करें। दुनिया आपकी कर्जदार नहीं है, ना आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। जो भी होना है वह आपको ही करना है। या तो आप रचें या फिर जो कुछ आपके साथ होता है उसे होने दें। ताकतवर बनने के लिए आपको यह रवैया अपनाना है कि या तो आप रचें, बनाएं या फिर आपके साथ जो होता है उसे होने देने की छूट दें। बनाने से मेरा मतलब है कि जब आप सीधे साधे सक्रियता या निष्क्रियता से किसी चीज़ को घटित होने देते हैं। अगर आप शराब खाने में किसी आदमी के पास जाएं जो आपसे ज़्यादा लंबा तगड़ा है, जाहिर तौर पर काफ़ी देर से पिला रहा है, और उससे कहें तुम वाकई में बदसूरत और बेवकूफ़ हो, और वह उछल कर उठता है और आपको एक घूंसा रसीद कर देता है और आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो यह सब आपका किया कराया। यह आसानी से समझ में आने वाली मिसाल है। लीजिए एक और मिसाल पेश है। उसे मंजूर करना हो सकता है मुश्किल हो। आप हर रोज़ देर रात तक काम करते हैं, घर लौटते हैं थके हुए और पस्त, खाना लगभग बेहोशी में निगलते हैं, फिर सोफे पर टीवी के सामने बैठकर बास्केटबॉल का मैच देखते हैं। थके और पस्त होने की वजह से आप कुछ भी करने लायक नहीं हैं, जैसे सैर पर जाना, बच्चों के साथ खेलना। यह सिलसिला बरसों चलता रहता है। आपकी बीवी आपसे बात करना चाहती है, आप कहते हैं बाद में बात करेंगे। 3 साल बाद आप घर आते हैं और पाते हैं कि वह खाली है। बस एक अफवाह फैली है कि आपकी बीवी आपको छोड़ गई है और जाते जाते बच्चों को भी साथ लेकर चली गई है। यह सब आपका किया कराया है। दूसरे मौक़ों पर हम महज अपनी निष्क्रियता से और जो चाहते हैं उसे हासिल करने या बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अनिच्छा और चीज़ों के साथ घटित होने देते हैं। आपने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया कि अगर बच्चों ने आपकी अपनी धमा चौकड़ी के बाद घर को साफ़ सुथरा नहीं किया तो आप उन्हें जो सुविधाएं देते हैं वे वापस ले लेंगे। और जब घर किसी अस्तबल जैसा लगता है, और अब घर किसी अस्तबल जैसा लगता है, अस्तबल मतलब जहां घोड़े बांधते हैं। दूसरा, आपने इस मांग पर जोर नहीं दिया कि पहली बार आपको मारने के बाद वह सुलह समझौता कराने वाले अधिकारी के सामने आपके साथ पेश हो या आपको छोड़ जाए, और अब नतीजा यह है कि आप पिटती रहती हैं। आप इतने व्यस्त हैं कि बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को प्रेरित करने वाले सेमिनारों में शामिल नहीं हुए। अब नया बंदा बिक्री के सारे इनाम जीत रहा है। आप उस समय निकाल कर कुत्तों के प्रशिक्षक के पास नहीं गए
और अब वे बिल्कुल बेकाबू और जंगली हो गए हैं। आपने अपनी कार के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम यह है कि आपकी कार बिगड़ गई और आप सड़क किनारे लाचार बैठे हैं। आप आगे की पढ़ाई के लिए शाम को स्कूल नहीं गए और अब तरक्की दूसरों को मिल रही है। इस बात को समझिए कि इन सारी स्थितियों में आप शिकार नहीं हैं। आप महज हाथ पर हाथ धरे रहे और चीज़ों को घटित होने देते रहे। आपने कुछ नहीं कहा, मांग नहीं की, अनुरोध नहीं किया, ना नहीं कहा, नया तरीका नहीं आजमाया या छोड़कर अलग नहीं हटे। चेतावनियाँ। ध्यान रखिए कि कुछ भी बस यूं ही आपके साथ घटित नहीं होता। पुरानी स्टार ट्रेक टेलीविज़न श्रृंखला की पीली चेतावनियों की तरह आपको लगभग हमेशा पहले से चेतावनियाँ मिलती रहती हैं, कुछ भविष्य सूचक संकेतों, दूसरों की टिप्पणियों, सहज बोधि आभास से, जो आपको आने वाले खतरे से खबरदार करती हैं और आपको अवांछित परिणामों को रोकने के लिए समय उपलब्ध करवाती रहती हैं। आपको हर समय पीली चेतावनियाँ मिलती हैं। कुछ पीली चेतावनियाँ बाहरी होती हैं। वह हर रोज़ पहले से ज़्यादा देर से घर आने लगा है, शराब से महकती सांसों के साथ। ग्राहक का पहला चेक बैंक से लौट आया। वह अपनी सेक्रेटरी पर बरस पड़ा। उसकी माँ ने आपको खबरदार किया, आपके दोस्तों ने आपको बताया। और कुछ पीली चेतावनियाँ आंतरिक होती हैं। पेट में वह अजीब सा एहसास, वह सुनगुन जो आपको थी, वह उड़ता हुआ ख्याल कि बस हो सकता है कि वह सहज बोध या मन का खटका, वह डर जो उभर आया, वह सपना जिसने आपको आधी रात के वक्त जगा दिया। हमारे पास एक पूरी की पूरी भाषा है जो हमें सूचित करती रहती है। संकेत, अटकलें, सुनगुन, शक, अविश्वास, दीवार पर लिखी इबारत। मुझे एक एहसास सा था कि मैं उसको मील भर की दूरी से आते देख रहा था। मेरे मन में खटके से मुझे अंदाजा हुआ। ये चेतावनी आपको उस घ प्लस प्रा बराबर पा वाले समीकरण में अपनी प्रतिक्रिया बदलने का समय उपलब्ध कराती हैं। लेकिन बहुत से लोग इन पीली चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह इन पर ध्यान देने का मतलब होगा कि कुछ ऐसे कदम उठाना जो असुविधाजनक है। अपने जीवन साथी से राखदानी में पड़े उन सिगरेटों के बारे में पूछना भी सुविधाजनक है जिन पर लिपस्टिक के निशान हैं। कर्मचारियों की बैठक में अपनी बात मुखर रूप से रखना असुविधाजनक है। जब अकेले आप ही यह सब महसूस कर रहे हैं कि प्रस्तावित योजना काम नहीं करेगी, किसी को यह बताना असुविधाजनक है या आप उस पर भरोसा नहीं करते, सो आप ना देखने और ना जानने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वह अधिक सरल, अधिक सुविधाजनक और कम असुविधाजनक है। मुठभेड़ से बचाता है, अमन चैन कायम रखता है और आपको बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने की संभावना से बचाए रखता है। जीवन और अधिक सरल बन जाता है। दूसरी तरफ सफल लोग हकीकत का, तथ्यों का आमना सामना सीधे सीधे करते हैं। वे असुविधाजनक बातों से कतराते नहीं हैं। अपने इच्छित परिणामों को हासिल करने के लिए कदम उठाते हैं। सफल लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि हादसे हो जाएं और वे फिर अपनी समस्याओं का दोष किसी व्यक्ति या चीज़ पर मढ़ें। एक बात, आप संकेतों और घटनाओं के प्रकट होते ही चटपट और पक्के तौर पर उन प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं तो जीवन पहले से आसान हो जाता है। आप अंदरूनी और बाहरी रूप से सुथरे हुए नतीजों से के रूबरू होने लगते हैं। पुराना अंदरूनी आत्मा लाभ, मसलन मुझे महसूस होता है कि मैं शिकार हूँ, मुझे इस्तेमाल किया गया है, कुछ भी तो मेरे सिलसिले में काम नहीं करता, बदल जाता है। उसकी जगह मैं एकदम ठीक महसूस कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे काबू में है, मैं मामला दुरुस्त कर सकता हूँ। जैसे वाक्य ले लेते हैं, बाहरी नतीजे भी बदल जाते हैं। जैसे हमारी दुकान पर कभी नहीं आता, हम अपना तिमाही लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नया सामान ठीक काम नहीं कर रहा, की जगह हमारे बैंक में अब पहले से ज़्यादा पैसे हैं, मैं पूरे मंडल में बिक्री में सबसे आगे हूँ, हमारा सामान हाथों हाथ जा रहा है, जैसे नतीजे नज़र आने लगते हैं। यह सरल है। आखिरी बात यह है कि आप ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को जैसी कि वह है बना रहे हैं। जो ज़िंदगी आप इस समय जी रहे हैं आपके सभी पिछले विचारों और कदमों का नतीजा है। आपके वर्तमान विचारों और मौजूदा भावनाओं की बागडोर आपके हाथों में है। जो आप कहते हैं या करते हैं वह सब आपके बस में है। जो कुछ आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जो किताबें और पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं, जो फिल्में और टेलीविज़न कार्यक्रम आप देखते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वह भी आपके साथ में है। हर कदम, हर क्रिया पर आपका नियंत्रण है
और अधिक सफल होने के लिए आपको बस इतना करना है कि ऐसे तरीकों पर काम करें और अधिक मात्रा में आपको यह सब उपलब्ध कराए जो आप चाहते हैं। बस यह इतना ही सरल है। सरल अनिवार्य रूप से आसान नहीं होता। हालांकि यह सिद्धांत सरल है, पर इसे अमल में लाना आसान नहीं है। इसके लिए एकाग्र जागरूकता, समर्पित अनुशासन और प्रयोग करने के लिए जोखिम उठाने की इच्छा का होना जरूरी है। आप जो कर रहे हैं और जिन परिणामों को घटित कर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की इच्छा और लगन आपके भीतर होनी चाहिए। आपको खुद अपने आप से और अपने परिजनों और मित्रों और अपने सहकर्मियों, अपने प्रबंधकों, अपने अध्यापकों, अपने प्रशिक्षकों और अपने ग्राहकों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी होगी। जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह कारगर साबित हो रहा है? क्या मैं इसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ? क्या ऐसा कुछ और है जो मुझे करना चाहिए जो मैं नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे बंद कर देना चाहिए? आपकी नज़र में मैं किस प्रकार से खुद की सीमाओं में जकड़ रहा हूँ या अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? पूछने से डरिए मत। बहुत से लोग अपने और अपने काम काज के बारे में इस कारण से लोगों की प्रतिक्रिया जानने से डरते हैं। उन्हें आशंका होती है कि जाने क्या सुनने को मिले। डरने की कोई बात नहीं। सच सच है। सच न जानने की बजाय सच को जान लेना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और एक बार आपको पता चल जाए कि तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं बिना लोगों की प्रतिक्रिया जाने। आप अपनी ज़िंदगी, अपने संबंध, अपना खेल, अपना प्रदर्शन सुधार नहीं सकते। धीमी गति से चलिए और ध्यान देते रहिए। अगर आप महज ध्यान लगाए रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपको आपके व्यवहार के प्रभावों के बारे में हमेशा प्रतिक्रिया उपलब्ध कराती रहेगी। अगर गोल्फ खेलते समय आपकी गेंद हमेशा दाईं तरफ को कट रही है तो अगर आप बिक्री में पिछड़ रहे हों, अगर आप अपने कॉलेज में हमेशा तीसरे दर्जे के अंक पा रहे हों, अगर आपके बच्चे आपसे नाराज़ हों और खींचे रहते हों, अगर आपका शरीर थका हुआ और कमज़ोर हो, अगर आपका घर बेतरतीबी का नमूना हो और आप खुश नहीं हैं, तो यह सब प्रतिक्रियाओं को में शामिल है। यह आपको संकेत दे रहा है कि कुछ गलत है। यही वक्त है जब आप ध्यान देना शुरू करें कि क्या घटित हो रहा है। खुद से सवाल कीजिए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या होने दे सकता हूँ? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो कारगर साबित हो रहा है और जिसे मुझको और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है? क्या मुझे और अधिक अभ्यास या मनन करना, दूसरों की को जिम्मेदारी सौंपना, भरोसा करना, सुनना, सवाल पूछना, गेंद पर निगाह टिकाए रखना, विज्ञापन करना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कहना, मीठा खाने पर नियंत्रण करना चाहिए? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो कारगर साबित नहीं हो रहा है? मुझे कौन सी बात या काम पर कम करना चाहिए? क्या मैं जो से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न देख रहा हूँ, ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, ज़्यादा मीठा खा रहा हूँ, ज़्यादा शराब पी रहा हूँ, अधिकतर देर से पहुँच रहा हूँ या काम में ढिलाई बरत रहा हूँ, फालतू गपशप कर रहा हूँ या दूसरों को नीचा दिखा रहा हूँ? मैं क्या नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे करके देखना चाहिए कि वह कारगर होता है या नहीं? क्या मुझे लोगों की बातों पर और ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, कसरत करनी चाहिए और सोना चाहिए, पानी पीना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, संपर्क साधना चाहिए, दूसरों को जिम्मेदारी सौंपना चाहिए, किसी काम के पीछे अंत तक लगे रहना चाहिए, प्रशिक्षक को नियुक्त करना चाहिए, खुद आगे बढ़कर अपनी सेवाएं पेश करनी चाहिए या दूसरों की और अधिक सराहना करनी चाहिए? यह किताब ऐसे आजमाए हुए और कारगर साबित हुए सफलता के सिद्धांतों और तरीकों से भरी है जिन्हें आप तत्काल अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकते हैं। आपको अधेड़ गुण छोड़कर आस्था में एक छलांग लगानी होगी। ऐसे काम करना होगा कि वे सब सच हैं और उन्हें आप आजमाना होगा। सिर्फ तभी आपको अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में उनके असरदार होने का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। जब आप उनको एक बार आजमा कर नहीं देखते, आपको उनके कारगर होने का पता नहीं चलेगा और यही असली बात है।
लेकिन फार्मूला बहुत सरल और आसान है। जो कारगर साबित हुआ है उसे और अधिक मात्रा में कीजिए, जो नहीं हुआ है उसकी मात्रा घटाते जाइए। व्यवहार के नए नए ढंग अमल में लाइए ताकि आप देख सकें कि उनसे बेहतर परिणाम हासिल होते हैं या नहीं। ध्यान दीजिए, आपके नतीजे झूठ नहीं बोलते। क्या कारगर सिद्ध हो रहा है क्या नहीं, इसे जानने का सबसे आसान और जल्द और बेहतरीन तरीका नतीजों पर ध्यान देना होगा। आजकल आपके पल्ले पड़ रहे हैं, या तो आप अमीर हैं या नहीं हैं। लोग या तो आपका सम्मान करते हैं या नहीं करते। आप गोल्फ में बराबरी पर छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे। आपके वजन पर आपका नियंत्रण है या नहीं है। आप खुश हैं या नहीं हैं। जो आपको चाहिए वह आपके पास है या नहीं है। मामला बस इतना सीधा सरल है। नतीजे झूठ नहीं बोलते। आपको बहाने और सफाइयाँ देना छोड़कर अपने हासिल किए गए नतीजों से तालमेल बिठाना होगा, उन्हें समझना और आत्मसात करना होगा। अगर आप उम्मीद से कम या ज़रूरत से ज़्यादा वजनी है तो दुनिया के उम्दा से उम्दा कारण इस हालात को बदल नहीं पाएंगे। जो एकमात्र चीज़ें आपके नतीजों में तब्दीली करेगी वह है अपने व्यवहार को बदलना। ज़्यादा खोजबीन कीजिए, बिक्री का कुछ प्रशिक्षण लीजिए, बिक्री करने के प्रस्तुतिकरण को बदलिए, खान पान में परिवर्तन कीजिए। ध्यान रखिए कि आपके खाने में कैलोरियों की मात्रा कम हो और ज़्यादा कसरत कीजिए। ये ऐसे तरीके हैं जो अंतर पैदा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उन नतीजों से रूबरू होने के लिए राजी होना पड़ेगा जो आप हासिल कर रहे हैं। जो शुरुआती बिंदु कारगर होता है वह वास्तविकता का सामना करने पर आधारित है। सो ध्यान देना शुरू कीजिए कि हकीकत क्या है। अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द और उसमें जो लोग हैं उन पर गौर कीजिए। क्या आप और वे खुश हैं? क्या जीवन में संतुलन, सुंदरता, आराम और सुविधा है? क्या आपके तरीके से काम कर रहे हैं? जो आप चाहते हैं वह क्या आपको मिल रहा है? क्या आपकी असली आर्थिक स्थिति सुधर रही है या बढ़ रही है? क्या परीक्षा में आपके अंक संतोषजनक हैं? क्या आप स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त और पीड़ा रहित हैं? क्या आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में पहले से बेहतर होते जा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर कुछ करने की ज़रूरत है और सिर्फ आप ही उसे घटित कर सकते हैं। अपने को बहलाइए मत। अपने साथ निर्मम सच्चाई के साथ पेश आइए। अपना हिसाब किताब सच्चाई के साथ कीजिए। आपके पास जो कुछ है उसकी सूची खुद बनाइए। अध्याय 1 समाप्त।